नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। दुनिया के एक हिस्से में जब सूर्योदय हो रहा होता है तो दूसरे हिस्से में सूर्यास्त हो रहा होता है। ये प्रकृति का नियम है, ये बदलता नहीं है, ये इसी तरह से निरंतर चलता रहता है। इसी तरह से मानव जीवन में भी होता है। किसी का उदय होना और किसी का अस्त होना ये प्रकृति के नियम से ही तय होता है। कुछ मामलों में आप कह सकते हैं कि किसी का सूर्योदय ज़्यादा देर तक टिकता है और किसी का सूर्यास्त जल्दी आ जाता है। मैं भारतीय राजनीति की बात कर रहा हूँ। भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है। उसके बाकी साथी यानी उसके विरोधी या प्रतिद्वंदी कह लें, वो लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। संसदीय जनतंत्र में कोई भी पार्टी अगर आगे बढ़ती है तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है लोगों का विश्वास, लोगों का भरोसा और लोगों का समर्थन। जब तक ऐसा हो रहा है तब तक आगे बढ़ेगी। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी उससे पहले की पार्टियों की तरह लोगों का विश्वास खो देगी या लोगों के मन से उतर जाएगी, उस दिन भारतीय जनता पार्टी भी उसी दशा को प्राप्त हो जाएगी जिस दशा को उसके पूर्ववर्ती पार्टियां दशा को प्राप्त हुई थी। ऐसा नहीं है कि आज जो बढ़ रहा है वो हमेशा बढ़ता ही रहेगा और जो घट रहा है वो घटता ही रहेगा, ये संभव हो सकता है। क्योंकि जो घट रहा है वो अगर अपने में सुधार नहीं लाता तो उसकी जगह लेने के लिए कोई नया आता है। इसलिए ये बात नहीं कह सकते तुलना में कि जो बढ़ रहा है वो हमेशा बढ़ता नहीं रहेगा और जो घट रहा है वो हमेशा घटता नहीं रहेगा। दोनों परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। जो घट रहा है वो अगर सुधार नहीं करता है और अपनी गिरावट को रोकने की कोशिश नहीं करता है तो कोई नया संगठन, कोई नया नेतृत्व तो उसकी जगह लेने के लिए आ जाता है। कहीं भी ऐसी जगहों पर प्रकृति तय करती है कि कहीं भी रिक्ति न रहे, वैक्यूम न रहे, खालीपन न रहे। आज मैं बात कर रहा हूं देश के 6 युवा नेताओं की। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आगे बढ़ रही है और लगातार जन समर्थन हासिल करती जा रही है, देश के अलग अलग सामाजिक और भौगोलिक क्षेत्रों में जिस तरह से उसका विकास हो रहा है, देश के 6 युवा नेता हैं जिनका राजनीतिक भविष्य खतरे में लगता है। ऐसा लगता है कि उनकी राजनीति का सूर्यास्त होने वाला है। किसी का बहुत जल्दी होगा, किसी का थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इनका फिर से सूर्योदय आएगा या सूर्योदय फिर होगा जब राजनीति का उस क्षेत्र में, तो इनके लिए सूर्योदय की तरह आएगा ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, कम से कम आज की परिस्थिति में। शुरुआत करता हूं बिहार से। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव की क्या स्थिति है? आप लोगों में से कोई अगर समुद्र के किनारे, और बहुत से लोग गए होंगे समुद्र के किनारे, और उनमें से बहुत से लोगों ने देखा होगा समुद्र के किनारे सूर्यास्त का दृश्य। ऐसा लगता है कि सामने सूरज पानी के अंदर धीरे 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 डूबता जा रहा है, फिर एक क्षण आता है सूरज गायब हो जाता है। तेजस्वी यादव, मेरी नज़र में उनकी हालत यही है। उनका राजनीति का सूरज धीरे धीरे डूब रहा है। उसका निर्णायक क्षण आया था जब अभी बिहार विधानसभा के चुनाव हुए। उनका सूर्योदय अगर कहना हो तो 2020 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें दिखाई दे रहा था। तेजस्वी यादव बहुत तेजी से बिहार की राजनीति में उभरते हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अब उनको ज़्यादा समय तक रोका नहीं जा सकता बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनने से। 2020 में बहुत से लोगों का मानना है और आरजेडी के लोगों का और लालू परिवार का भी मानना है कि अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन न किया होता या इतनी सीटें न दी होती तो शायद 2020 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए होते। उसके बाद का उनका राजनीतिक विकास क्रम देखिए। 2024 में फिर लोकसभा चुनाव हुआ। बड़ी उम्मीद थी लेकिन नतीजा सिफर निकला। जितनी उम्मीद थी, 2 चीज़ें होती हैं, एक आपकी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन, एक उम्मीद के अनुसार प्रदर्शन। तो उम्मीद के अनुसार प्रदर्शन अक्सर नहीं हो पाता, तो उसमें कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, उसमें निराश होने की बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी जो क्षमता आप समझते हैं उसके मुताबिक प्रदर्शन ना हो पाए, उससे बहुत नीचे का प्रदर्शन हो, तो सवाल उठता है कि आपकी क्षमता ही नहीं है। वही दिखाई दिया लोकसभा चुनाव में और इसको साबित किया विधानसभा चुनाव ने। विधानसभा के चुनाव के नतीजों ने साबित किया कि तेजस्वी यादव की राजनीति
बिहार में अब फिर से उठने वाली नहीं है। अब उनकी जगह पर कोई और नेता आएगा, कौन आएगा, कब आएगा, ये तो पता नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव और लालू परिवार की राजनीति का सूर्यास्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने जो बताया आपको, समुद्र के किनारे सूर्यास्त होता हुआ आप देखें, जो दृश्य आपके मन में उभरता है, जो दृश्य आपको दिखाई देता है, आपको बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव उसी स्थिति में दिखाई देंगे। दूसरे जिन 5 और नेताओं की बात करने जा रहा हूं, वो अभी डूबता हुआ सूरज उस रूप में नहीं है जो समुद्र में आपको दिखाई देता है सूर्यास्त के समय। वो अभी थोड़ा ऊपर है, धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। कब तक आ जाएंगे ये बताना मुश्किल है, लेकिन बहुत लंबे समय तक वो बचे रहेंगे ऐसा दिखाई नहीं देता। तो अब पहले 2 राज्यों की बात करता हूं जहां चुनाव होने वाले हैं। एक है असम उनमें से, जिसमें युवा नेता हैं गौरव गोगोई, कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और लोकसभा में उपनेता भी हैं। तरुण गोगोई उनके पिता थे जो लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहे असम के। तो एक उनके पास परिवार की पॉलिटिकल लिगेसी भी है। और अपर असम से आते हैं, अहम समाज से आते हैं, जो बड़ा महत्वपूर्ण रहा है, उसका बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है, उस समाज से आते हैं। लेकिन इतिहास आपका या आपकी जो विरासत है, पारिवारिक या सामाजिक विरासत, वो एक दूरी तक आपका साथ देती है, उसके बाद फिर आपकी क्षमता से सब कुछ तय होता है। इसी अप्रैल में वहाँ चुनाव होने हैं, मार्च अप्रैल में। और गौरव गोगोई की जो आज स्थिति है उसमें वो लगता नहीं कि हेमंत बिश्व शर्मा के सामने वो टिक पाएंगे। चुनाव का नतीजा तो अप्रैल के आखिर में या मई के पहले हफ्ते में आएगा, लेकिन अभी से दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस का क्या हश्र होने वाला है असम में। असम में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हेमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व में बनती हुई दिखाई दे रही है। और इस चुनाव में हार के बाद गौरव गोगोई के लिए फिर से नेता के रूप में उभरना बहुत 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 ही कठिन हो जाएगा। कोई ना कोई आएगा उनकी जगह लेने के लिए, वरना हालत ये हो जाएगी कि असम भी, जो कई राज्य जिस तरह से हो चुके हैं भाजपा के लिए कि 1 पार्टी स्टेट हो जाए, उस हालत में पहुंच जाएगा अगर कांग्रेस समय से न जगी और नया नेतृत्व उसने खड़ा न किया तो इसके अलावा तीसरा नेता जहां इस साल चुनाव होने वाले हैं वो है तमिलनाडु में उदयनिधि स्टालिन। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे हैं और तमिलनाडु की राजनीति के पिता कह सकते हैं आप, एम करुणानिधि के पोते हैं। एमके स्टालिन ने उनको अपने मुख्यमंत्री रहते ही उप मुख्यमंत्री बना दिया, यानी घोषित कर दिया कि वो उनके राजनीतिक वारिस हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उनका एक बयान, देखिए कभी कभी आपकी एक गलती आप पर इतना भारी पड़ती है कि आप उसके बोझ में के तले दब जाते हैं, फिर निकल नहीं पाते। उन्होंने जो बयान दिया कि सनातन बीमारी है, इसका उन्मूलन करना चाहिए, समूल नाश कर देना चाहिए। जो 10,000 साल पुरानी संस्कृति है उसके बारे में उसके विरोधियों या कहें जो भी आक्रमणकारी आए वो भी ये न कर पाए, न ये सपना देख पाए कि वो उन्मूलन कर देंगे सनातन का। वो सनातन को परास्त करने का सपना तो जरूर देखते रहे, लेकिन उन्मूलन का सपना उनमें से किसी ने देखा हो ऐसा लगता नहीं। लेकिन ये इच्छा है उदयनिधि स्टालिन की। अब वो इस मुद्दे पर कानून के शिकंजे में घिर रहे हैं, साथ ही जनता के बीच में। तमिलनाडु उस तरह से जैसे उत्तर भारत के कई राज्य पश्चिम के हैं या पूर्वोत्तर के हैं, उस तरह से हिंदुत्व की राजनीति के रास्ते पर चलने वाला राज्य भले ही ना हो, लेकिन वो हिंदुत्व या हिंदू विरोधी राज्य नहीं है। उसको बनाने की कोशिश जरूर की गई है द्रविड़ पार्टियों, खासतौर से द्रमुक की ओर से। तो द्रमुक की जो पूरी राजनीति रही है वो हिंदू विरोधी राजनीति रही है। लेकिन आप विडंबना देखिए कि भारत देश में जो सबसे शक्तिशाली, सबसे बड़े, सबसे वैभवशाली और सबसे ज़्यादा मान्यता वाले मंदिर हैं, हिंदू मंदिर हैं, वो तमिलनाडु में ही हैं। और उन पर जो लोगों की आस्था है उसको द्रविड़ राजनीति जरा भी हिला नहीं पाई। ये अलग बात है कि उस आस्था को मानने वालों ने कभी अपनी आस्था को अपनी राजनीति से नहीं जोड़ा। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में उस स्थिति में नहीं है जिसमें उसे होना चाहिए था। लेकिन तमिलनाडु में अप्रैल मई में जो चुनाव हैं
उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि द्रमुक की सत्ता जा रही है। कौन सत्ता में आएगा, ये लगभग स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि एनडीए की सरकार बन सकती है। अगर तमिल फिल्मों के सुपरस्टार विजय साथ आ गए तो तय है, मतलब पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो जाएगा द्रमुक का। अगर वो नहीं आते हैं, अकेले लड़ते हैं और एनडीए और टीवीके और द्रमुक के बीच में ट्रायंगुलर फाइट होती है, तब भी डीएमके का हारना तय लग रहा है। तो उदयनिधि स्टालिन जो कुछ भी हैं आज, वो अपने पिता और दादा की विरासत के, राजनीतिक विरासत के कारण है। उन्होंने कुछ राजनीति में अर्जित नहीं किया है, न तो पद और न ही सम्मान। दो चीज़ें होती हैं सार्वजनिक जीवन में, एक पद और दूसरा कद। तो पद तो उनको मिल गया है पिता की वजह से, लेकिन वो कद उसके अनुरूप नहीं बना पाए। तो इसलिए मेरा मानना है कि तमिलनाडु की राजनीति में उदयनिधि स्टालिन का जो सूरज है वो डूबने वाला है 2026 मई तक। जिन राज्यों में चुनाव है उनमें से एक और राज्य की बात कर लें, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं। चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगी ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। हालांकि जब मैं ये कहता हूँ तो साथ में ये भी कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने इतनी गलतियाँ की हैं, इतनी कमज़ोरी दिखाई है, इसके बावजूद अगर ममता बनर्जी की ये स्थिति है तो आप समझिए कि ममता बनर्जी से लोगों की नाराज़गी का स्तर क्या है। और उनके राजनीतिक वारिस हैं, ये वो स्पष्ट भी कर चुकी है, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी। अभिषेक बनर्जी अच्छे वक्ता हैं, अच्छे पार्लियामेंटेरियन हैं, इस समय लोकसभा के सदस्य हैं और लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं। लेकिन इस कम उम्र में जिस तरह से वो भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हैं और पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर होने वाले अत्याचार का जिस तरह से उन्होंने बचाव किया है, अपनी पार्टी के नेताओं के भ्रष्टाचार का जिस तरह से बचाव किया है, ऐसे में उनके लिए लंबे समय तक राजनीति में प्रासंगिक बने रहना कठिन हो जाएगा। जब तक सत्ता है तब तक उनकी ताकत दिख रही है, क्योंकि उनकी ताकत जो है वो अर्जित ताकत नहीं है, वो डेलीगेटेड ताकत है। उनकी बुआ ने उनको जो ताकत दे रखी है, उनको जो अधिकार दे रखे हैं, उसके कारण वो अधिकार संपन्न नजर आते हैं। पार्टी कैडर में जरूर वो लोकप्रिय है, लेकिन जनता में कितने लोकप्रिय हैं इसकी परीक्षा होने जा रही है इसी साल। और अभिषेक बनर्जी के लिए अगर ये ममता बनर्जी चुनाव हार जाती हैं तो उनका भविष्य जो है वो राजनीति के मैदान की बजाय जेल की कोठरी में ज़्यादा दिखाई देता है। इसलिए कह रहा हूं कि उनके लिए एक बार जेल गए, जिस तरह के आरोप हैं, अगर वो साबित हो जाते हैं, ये बहुत बड़ा अगर है, अगर वो साबित हो जाते हैं, और वो निर्भर करेगा जांच एजेंसियों की क्षमता पर कि वो किस तरह के प्रमाण जुटाती हैं और किस तरह से उनके वकील किस तरह से मुकदमा लड़ते हैं। साबित हो जाता है तो अभिषेक बनर्जी को राजनीति से टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा। और दो और युवा नेताओं की बात कर लें, जो जिनमें से एक अब उतने युवा नहीं रह गए। राजस्थान के सचिन पायलट, वो भी राजनीति में आए अपने पिता की राजनीतिक विरासत लेकर। एक समय राजस्थान की राजनीति का उभरता हुआ सितारा दिख रहे थे। जब 2018 में वहाँ कांग्रेस की सरकार बनी, उस समय वो मुख्यमंत्री बनने से तो चूक गए, लेकिन उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों पदों पर काबिज रहे। और वो उस समय अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सबसे बड़े चैलेंजर थे। लेकिन अशोक गहलोत पुराने चावल है, उन्होंने जो झटका दिया सचिन पायलट को, तो उनकी राजनीति की गाड़ी पटरी से उतर गई। और वो पटरी से जो उतरी 2021 में, उसके बाद से फिर पटरी पर आ नहीं पाई। उनको पार्टी ने अलग अलग जगहों पर प्रभार जरूर दिया। छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया था, अभी जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, पार्टी बुरी तरह से हार गई। अब राजस्थान की राजनीति में आज भी अशोक गहलोत सचिन पायलट को खड़े होने की जगह देने को तैयार नहीं है। और पार्टी का हाईकमान इतना विवश है कि अशोक गहलोत की मर्जी के खिलाफ सचिन पायलट के लिए कोई बड़ी भूमिका तैयार करने में सक्षम नहीं है। चुनाव हारने के बाद अशोक गहलोत के नेतृत्व में पार्टी चुनाव हार गई, सरकार चली गई, फिर भी नेता प्रतिपक्ष अशोक गहलोत ही बने, सचिन पायलट नहीं बन पाए। और सचिन पायलट की इस स्थिति का कारण मैं मानता हूं
उनकी दुविधा। एक निर्णायक समय पर जब आप दुविधा में पड़ जाते हैं, स्पष्ट और निर्णायक कोई निर्णय नहीं लेते हैं, फिर आप जो गिरते हैं उसके बाद उठना मुश्किल हो जाता है। वही सचिन पायलट के साथ हो रहा है। उन्होंने पार्टी से बगावत की। भारतीय जनता पार्टी से उनकी बात चल रही थी, किस स्तर तक पहुंची थी पता नहीं है, लेकिन अगर उस समय वो निर्णय लेते कि कांग्रेस से निकलना है तो शायद आज वो बहुत बेहतर स्थिति में होते हैं। अब उनके लिए स्थिति वही है कि न घर के रहे न घाट के रहे। राजस्थान की राजनीति में वो अप्रासंगिक तो नहीं हुए हैं, प्रासंगिक तो अभी भी बने हुए हैं, लेकिन उनका भविष्य कोई सुनहरा जो 2018 में या उससे पहले दिखाई दे रहा था उस तरह का दिखाई नहीं दे रहा है। अब उनका राजनीतिक सूर्य कब अस्त होगा ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि फिर उस तरह से नहीं चमकेगा जैसा 2018 के बाद चमका था। और एक युवा नेता की बात किए बिना बात पूरी नहीं होगी, और वो है महाराष्ट्र के आदित्य ठाकरे। बाला साहब ठाकरे के पोते हैं और उद्धव ठाकरे के बेटे हैं। उद्धव ठाकरे उनको अपना उत्तराधिकारी और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। अगर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रह गए होते और उनकी जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी है उसकी जीत हुई होती तो उद्धव ठाकरे एड़ी चोटी का जोर लगाते आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। 2.5 साल जो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहे उसमें आदित्य ठाकरे इस तरह से व्यवहार करते थे जैसे वो डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर हों। उनका अहंकार जो है वो 7वें आसमान पर था, लेकिन जनतंत्र में जनता सब कुछ बर्दाश्त करती है, नेता का अहंकार बर्दाश्त नहीं करती। और हालत ये हुई कि विधानसभा चुनाव में जो हाल हुआ है और उसके बाद स्थानीय निकाय चुनाव में जो उद्धव ठाकरे की पार्टी का हाल हुआ है, उसके बाद उस पार्टी के लिए ही उभरना मुश्किल है। आदित्य ठाकरे की तो बात ही अलग है। आदित्य ठाकरे का प्रभाव थोड़ा बहुत मुंबई में है, मुंबई से बाहर महाराष्ट्र में उनका कोई प्रभाव भी नहीं है। जब उनके पिता का प्रभाव नहीं रहा तो अपने पिता से बड़े नेता या अपने पिता से ज़्यादा लोकप्रिय तो बन नहीं पाए कभी। उनके पास जो भी राजनीतिक पूंजी है वो परिवार की पूंजी है, वो जनता की शक्ति से बनाई हुई पूंजी नहीं है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा दूर तक राजनीति में चल पाएंगे। ये चुनाव जो अभी विधानसभा के हुए हैं उसके बाद स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हैं, मुझे लगता है कि ये चुनाव एक तरह से कहिए तो उनकी राजनीति के लिए सेमीफाइनल था। 2029 का चुनाव फाइनल होगा, उसके बाद उनकी राजनीतिक प्रासंगिकता कितनी रहेगी ये उस चुनाव के नतीजे तय करेंगे। ये थी देश के 6 युवा नेताओं की राजनीतिक कुंडली। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।